हेलो बच्चों। तो हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे और उसकी स्टडी को बेटा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो बेटा हम लोग जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो बात किए थे कि किसी भी बॉडी पे अगर कोई फाइनाइट डायमेंशन का बॉडी है बेटा, उस पे लगने वाला फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी क्या रह सकती है, इक्विलिब्रियम में रह सकती है। और उसके लिए हम लोग इक्वेशन पढ़े थे न्यूटन सेकेंड लॉ का, एफ नेट इक्वल टू एम मास टाइम एक्सेलरेशन। यानी बॉडी पे लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा बेटा, मास टाइम एक्सेलरेशन के। अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है, अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स अगर जीरो है बेटा, अगर वो बॉडी इनर्शियल फ्रेम में है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है। लेकिन बेटा अगर एक रिजिड बॉडी ले, समझो एक रॉड ही लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, एक रॉड लेते हैं जो फाइनाइट लेंथ का अगर एक रॉड है बेटा, और इस पे दो फोर्स, एक फोर्स यहाँ पे लगा दिए एफ न्यूटन का, दूसरा फोर्स लगा दिए यहाँ पे, ये भी एफ। अब किसी गांव के व्यक्ति से भी पूछा जाए जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और उससे पूछा जाए कि अगर ये रॉड पे, जो एक रिजिड रॉड है उस पे दो फोर्सेस लगाए जा रहे हैं और ये रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो क्या ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा? वो तुरंत कहेगा कि ये रॉड क्या करेगा, घूम जाएगा। ठीक है। तो यानी ये सफिशियंट कंडीशन नहीं है बेटा कि किसी बॉडी पे फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। बॉडी अगर यहाँ पे मान लो ये फिक्स एक्सिस है बेटा, इसी के अबाउट अगर ये बॉडी क्या करी, रोटेट करी अल्फा से, तो हमें अल्फा से रोटेट करी। और यहाँ पे क्यों अल्फा से रोटेट, क्योंकि इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा होगा, दोनों फोर्सेस का टॉर्क। तो कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में हो तो उसके लिए दोनों कंडीशन होना चाहिए कि उस बॉडी पर लगने वाला एफ नेट भी जीरो हो, साथ साथ उस पर टॉर्क भी क्या हो जाए, जीरो हो। तो यानी हम लोग आराम से ये बात कर सकते हैं कि ए रिजिड बॉडी टू बी इक्विलिब्रियम, टू बी इन इक्विलिब्रियम, क्या कंडीशन हो सकती है बेटा, ए रिजिड बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए उस पर क्या होना चाहिए, एफ नेट मस्ट बी जीरो, और क्या होना चाहिए, एंड टॉर्क नेट, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी बॉडी में एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन दोनों जीरो होगा और बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब हम लोग जानते हैं अगर इक्विलिब्रियम में इस बॉडी को रहना था बेटा, तो इस पे नेट फोर्स जीरो, यानी एफ एक्स मस्ट भी जीरो, साथ साथ सिग्मा वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको भी जीरो होना चाहिए, और एफ जेड जेड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको भी जीरो होना चाहिए। एंड और क्या होना चाहिए, टॉर्क समेशन ऑफ टॉर्क, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, साथ में टाउ वाई डायरेक्शन में जो टॉर्क लगता है वो भी जीरो हो। यानी अगर कोई बॉडी थ्री डायमेंशनल है बेटा, तो हर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, रिजिड बॉडी, ए रिजिड बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, देन क्या होना चाहिए, देन एफ नेट और टॉर्क नेट मस्ट बी जीरो। और वहां अगर बॉडी थ्री डायमेंशनल है, किसी भी डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा, तो क्या होना चाहिए, तीनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इस चीज को समझते हैं कि बेटा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बेटा हमें थ्री डायमेंशनल फोर्सेस को न पढ़ के क्या पढ़ना होता है,
सिर्फ 2 डायमेंशनल प्लेनर फोर्सेस के बारे में बात कर पढ़ना होता है। अगर मान लो कि फोर्सेस आर प्लेनर इन प्लेन एक्स वाई। अगर फोर्सेस प्लेनर है बेटा और ये जो फोर्सेस है किस प्लेन में हो, एक्स वाई में हो, एक्स वाई प्लेन में हो, तो हम लोग क्या देखेंगे बेटा, अगर फोर्सेस एक्स वाई प्लेन में है तो हम ऑलरेडी क्या हो जाएगा, तो एफ सिग्मा एफ जेड यानी जेड डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्स क्या हो जाएगा, इन एक्स वाई फोर्सेस का जो जेड डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज जीरो होगा। यानी जेड डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस नहीं है तो उस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा बेटा वो हमेशा जीरो होगा। और तो हमें वी मस्ट सेटिस्फाई, हमें क्या सेटिस्फाई करना, वी मस्ट सेटिस्फाई, क्या हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा सिर्फ बेटा कि सिग्मा एफ एक्स जीरो हो एंड सिग्मा वाई जीरो हो, यानी वाई डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन क्या हो, जीरो हो, और साथ साथ क्या हो, एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका डायमेंशन, उनका क्या होना चाहिए, समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि फोर्सेस प्लेनर है बेटा, अगर फोर्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, फोर्स क्या कर रही हैं, सिर्फ एक प्लेन में लाई कर रहे हैं बेटा, तो हमेशा जो टार्क होगा बेटा उस प्लेन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसे भी देख लो, अगर यहाँ पे एक बॉडी बना, ऐसे कोई बॉडी बना, ठीक है, ऐसे कोई यहाँ पे एक डिस्क है बेटा, ये क्या है, एक डिस्क है, और ये क्या है एक्स, ये क्या है अपना एक्स एक्सिस है, और ये क्या है वाई एक्सिस है, और जेड इसके क्या है, परपेंडिकुलर, जेड इसके परपेंडिकुलर। अब इस एक्स वाई प्लेन में बेटा कोई भी फोर्स लग रहा है, एक्स वाई प्लेन में अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, एक्स वाई प्लेन में कोई भी फोर्सेस लग रहा है बेटा, तो उसका टार्क हमेशा क्या आ जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, टार्क हमेशा क्या होगा, जो प्लेनर फोर्सेस हैं उनके परपेंडिकुलर होंगे। यानी यहाँ पे हम लोग टार्क की बात करें तो यहाँ पे टाउ, समेशन ऑफ टाउ एक्स और समेशन ऑफ, यानी वाई डायरेक्शन में जो टार्क होगा वो और एक्स डायरेक्शन में जो टार्क होगा वो दोनों ऑलरेडी क्या होंगे, जीरो होंगे। वी मस्ट ओनली सेटिस्फाई करना पड़ेगा बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट सेटिस्फाई टाउ जेड इक्वल टू जीरो, यानी जेड डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हो रहे हैं बेटा, टार्क आ रहे हैं बेटा, उनका समेशन क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, तब हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, कौन सी बॉडी बेटा, जिसपे प्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमेशा टाउ जेड यानी जेड डायरेक्शन में लगने वाले टार्क को क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें जीरो करना पड़ेगा। टॉर्क एक्सिस must be must be pass any point that you like। आप जहां पसंद करते हैं वहां से टार्क एक्सिस को पास कर लेंगे जब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड
बॉडी। अब आओ एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कितनी चीजें हमें समझ में आई। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं बेटा। यहाँ पे एक रिजिड रॉड है बेटा। क्या है? रिजिड रॉड है। यहाँ पे दो रोलर सपोर्ट है। कैसे सपोर्ट है बेटा? रोलर सपोर्ट है, यानी ये इस प्लेन पे मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे लेंथ 4 मीटर ले लेते हैं बेटा इसका। और मास कितना ले लें? मास कितना ले लें बेटा? 50 केजी ले लें। चलो हाँ, 50 केजी ले लेते हैं। और यहाँ से 1 मीटर दूरी पे बेटा एक 10 केजी का। ठीक है, अगर ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन क्या है? बॉडी या रॉड इज इन इक्विलिब्रियम then find reaction forces, find reaction forces applied by support। जो रोलर सपोर्ट है बेटा, उसके द्वारा अप्लाई किए जाने वाले रिएक्शन फोर्सेस को फाइंड करना है। खुद से करोगे बेटा, खुद से करोगे तभी फायदा होगा, खुद से करोगे तभी फायदा होगा बेटा। ठीक है, तो हमारे बच्चे होशियार हैं, सिस्टम पोज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। चलो देखो, यहाँ पे बेटा ये रॉड था। अब एक कितने 4 मीटर का बेटा था और ये 50 केजी था, तो यहाँ पे 500 मीटर। अगर जी को कितना ले लिया जाए? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 मिनट। किसके वजह से बेटा? इस रॉड के मास और 2 मीटर की दूरी पे लगेगा। यहाँ पे क्या कितना न्यूटन? यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 100 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स। अब रिएक्शन फोर्सेस की बात करें बेटा, सपोर्ट द्वारा जो फोर्स लग रहा है यक्स डायरेक्शन में, अगर ये यक्स ले लें, इसको वाई ले ले बेटा, तो यक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस नहीं है, क्योंकि ये यक्स डायरेक्शन में फ्री है बेटा, और फोर्सेस भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? ऐसे R1 ले लेंगे, और ऐसे क्या हो जाएगा? इस सपोर्ट द्वारा जो फोर्स लगेगा R2। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? इस रॉड का क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा। पहले क्या करेंगे? एफ एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है बेटा, तो एफ वाई इक्वल टू क्या करेंगे? वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको क्या करेंगे बेटा? 0 करेंगे। एफ वाई 0 करेंगे। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है R1 प्लस R2, और ये किसके बराबर है बेटा? 600 न्यूटन। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं बेटा, अगर इसी पॉइंट के रंग जहां भी चाहे वहां ले सकते हैं। ये 1 मीटर है, जहां जिस पॉइंट के एलांग अगर हम टार्क कैलकुलेट करना चाहे उस पॉइंट के कर सकते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होता है बेटा कि उसी पॉइंट से के टार्क एक्सिस को पास कराते हैं बेटा जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस है। तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर इसी ए पॉइंट, इसी को ए मान लेते हैं, इसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टली पास करने वाली एक्सिस के अलांग अगर टार्क कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा? R1 वही से पास हो रहा है, उसका टार्क 0 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाई 1 क्लॉकवाइज है, निगेटिव -500 इंटू 2
और प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई 4 मीटर। और ये टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, टॉर्क के हमेशा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यानी क्या हो जाएगा, 4R2 इक्वल टू हो जाएगा 1100 न्यूटन। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1100 डिवाइड बाई 4, कितना हो जाएगा 2 250 और 100 275 न्यूटन। R2 कितना हो गया 275 न्यूटन। और हम लोग क्या जानते हैं, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या जानते हैं 600। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू रख देते हैं, कितना रख देंगे R2 की वैल्यू 275 न्यूटन। तो यहाँ पे R1 कितना आ जाएगा बेटा, R1 हो जाएगा 325। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को और तरीके से लेते हैं बेटा, थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं उसी क्वेश्चन में बदलाव करते हैं बेटा। यहाँ पे क्या करते हैं, एक और मास लटका देते हैं यहाँ पे 5 kg। यहाँ पे एक और लगा देते हैं मास बेटा 5 kg का। अब तुम कैलकुलेट करो, खुद से कैलकुलेट करो, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे सिर्फ एक 5 kg का अदर मास लटका दिए हैं और यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ है 1 मीटर इस एंड से। सॉल्व करो खुद से, तभी सॉल्यूशन देखना। फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक वैसे ही क्या बना देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। यहाँ से R1 पास हो रहा था, ए R2, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा 5 kg है, तो क्या हो गया 50 न्यूटन। और यहाँ पे क्या 100 न्यूटन है, और ये कितना है 500 न्यूटन। दो मीटर पे है ये सब, 1 मीटर। अब यहाँ पे नेट R1 प्लस R2 फोर्सेस को, नेट फोर्स को 0 करेंगे बेटा, तो R1 प्लस R2 दोनों सपोर्ट द्वारा जो फोर्स लग रहा है किसके बराबर हो जाएगा बेटा, किसके बराबर हो जाएगा 1150 न्यूटन। फिर टॉर्क लेते हैं बेटा, इसी ए पॉइंट के अलांग ही लेते हैं। टॉर्क ए को क्या कर देंगे 0 करेंगे, कितना हो जाएगा 1 इंटू 100 माइनस में -500 इंटू 2 माइनस 50 इंटू 3 और प्लस R2 इंटू 4, और ये सब क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 4R2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये 100 150 यानी 1250 के बराबर। तो R2 कितना हो जाएगा बेटा 1250 डिवाइड बाई 4। और 4 2 जा 5, इतना न्यूटन हो जाएगा बेटा R2। अब यहाँ क्या जानते हैं R1 प्लस R2 किसके बराबर है बेटा, R1 प्लस R2 किसके बराबर है 500 600 और 650 न्यूटन। ठीक, तो यहाँ पे R1 कितना हो जाएगा बेटा, R1 हो जाएगा 650 न्यूटन माइनस 3125 न्यूटन। इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ये आंसर हो। ठीक है,
चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, ये हैवी रॉड है बेटा। ये हैवी रॉड है कितना बेटा, इसका मास कितना मान लेते हैं, हैवी रॉड का लेंथ एल है और मास ए है, इज टू बी कैरिड बाई 2 पर्सन हॉरिजेंटली। ये 2 पर्सन द्वारा हॉरिजेंटली कैरी किया जा रहा है किसी भी जगह पे, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये जो होल्ड कर रहा है एक इंड पे, यहाँ पे कौन होल्ड कर रहा है, पर्सन 1 जो है, ए जो है यहाँ पे एक इंड पे इस रॉड को होल्ड कर रहा है। कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ पर्सन बी, यानी दूसरे पर्सन का पोजीशन बताओ बेटा, सो डैट 3/4 ऑफ लोड कैरिड बाई पर्सन बी। इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं बेटा। क्या है, ए हैवी रॉड is to be carried horizontally by 2 person। दो लोगों द्वारा कैरिड किया जा रहा है। 1 पर्सन ए होल्ड रॉड ऑन वन end, then find the position of person B so that 3/4 load carried by पर्सन बी। ठीक है बेटा, ये एक्स डिस्टेंस ही फाइंड करना। चलो इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो बेटा, ईमानदारी के साथ खुद से अटेम्प्ट करने के बाद ही सॉल्यूशन को देखोगे, ठीक। अटेम्प्ट करोगे खुद से तभी सीखोगे बेटा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, सिर्फ सॉल्यूशन देखते हो, तो किसी भी चीज को देखने सीखने का सुसाइडल अप्रोच है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे रॉड था बेटा, ये रॉड कितना है, एल लेंथ का है और इस रॉड का मास एम है बेटा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पर्सन ए जो है यहाँ पे है और यहीं पे है बेटा, और यहाँ से किसी पॉइंट यहाँ x दूरी पे, अगर मान लो ए पर्सन ए था, यहाँ पे r1 लग रहा है, तो यहाँ पे कितनी दूरी पे बेटा, x यहाँ पे b है, यहाँ पे x डिस्टेंस पे, 0 से x डिस्टेंस पे r2, ठीक है। अब यहाँ पे बात करो बेटा, अब ऐसे ये दोनों लोग ऐसे यहाँ से x दूरी पे भी ऐसे है कि इसको 3/4 लोड कैरी करना पड़ रहा है। तो अब इस पूरे रॉड का मास कितना बेटा, m है, यहाँ पे mg लगेगा, और ये दूरी कितना होगा बेटा, ये दूरी l/, चेंज कर देते हैं, ये दूरी कितना होगा बेटा, l/2 पे, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा, पहले नेट फोर्सेस की बात करते हैं। तो R1 प्लस R2 यानी दोनों लोगों द्वारा जो लोड कैरी किया जा रहा है किसके बराबर है बेटा, mg। पहली बात ये हो गई, ठीक। अब टॉर्क लेते हैं बेटा, टॉर्क यहीं ए से ले रहे हैं, तो चूंकि पूरी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो टॉर्क भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो टॉर्क
किसके बराबर है बेटा? टॉर्क 0 होना चाहिए। अब यहाँ टॉर्क देखते हैं बेटा, इसी पॉइंट ए के एलांग लेते हैं, इसी पॉइंट ए के एलांग, तो एम जी का टॉर्क कितना हो जाएगा? एम जी मल्टीप्लाई बाई एल बाई 2 और माइनस, इसको माइनस ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में है, प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और एक किसके बराबर हो जाएगा? 0। तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी एल बाई 2x। ठीक, R2 आ गया। अब देखो, अब कह रहा है कि जो R2 है बेटा, R2 किसके बराबर होना चाहिए? 3/4, यानी 3/4 लोड R2 कैरी कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 mg, यही R2 है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे बेटा, तो 3/4 mg इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? mg L बाई 2x। mg से mg कट जाएगा, और यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे x इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? L 4 ऊपर गया और 3 इंटू L, तो यहाँ से 3 इंटू 2 यानी 2L बाई 3। x की वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2L बाई 3। यानी यहां से b का पोजीशन कितना होगा बेटा? b का पोजीशन होगा 2L बाई 3। ठीक, यही आंसर। यानी इस इंड से 2L बाई 3 पॉइंट पोजीशन पे ही क्या करना पड़ेगा? दूसरे व्यक्ति को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक, उसी क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। रिपीट the above problem when person B carry 2/3 of the total load। अगर बेटा पर्सन बी कितना लोड कैरी कर रहा है बेटा? 2/3 ऑफ टोटल लोड कैरी कर रहा है बेटा, तो उस कंडीशन में हमें पोजीशन बताओ पर्सन बी का। ठीक है, कर लोगे? खुद से अटेम्प्ट करो ईमानदारी के साथ। तो यहाँ पे ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए होगे, यहाँ पे R1 लगाए होगे, यहाँ पे एम जी कितनी दूरी पे? L बाई 2 पे। यहाँ से कोई x दूरी लिए होगे बेटा, और यहाँ पे क्या लगा दिए होगे? R2। ठीक, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे भी R1 प्लस R2 किसके बराबर लिए होगे तुम? mg के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या किए होगे? mg के बराबर लिए होगे, और फिर उसके बाद टॉर्क कैलकुलेट किए होगे, तो टाउ mg L बाई 2 प्लस R2 x को 0 किए होगे। यहाँ से R2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि कितनी आई होगी बेटा? mg L बाई 2x। अब यहाँ लोड की बात किया है कि R2 की वैल्यू कितनी दे दिया है बेटा? R2 की वैल्यू दिया है 2/3 mg।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाई, दोनों को इक्वेट कर दिए होगे, R2 आपस में बराबर ही होगा, तो क्या हो जाएगा mg 2/3 mg इक्वल टू mg L/2x। mg से mg को कट किए होगे यहाँ पे, और ये क्या हो गया 4x इक्वल टू हो जाएगा 3l, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3l/4। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे एक रॉड है, और ये रॉड इस पॉइंट पे हिंज है, और यहां से एक ये धागा स्ट्रिंग है बेटा, और ये धागा यहाँ पे ऐसे फास्टेन, और ये 30 डिग्री है। अब यहाँ पे मास, रॉड का मास m है बेटा, l लेंथ ऑफ द रॉड है, और इस पॉइंट पे हिंज है। हमें क्या करना है बेटा, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड टेंशन हमें स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है बेटा। खुद से सॉल्व करोगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखोगे। ठीक, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट द्वारा जो रिएक्शन फोर्सेस है बेटा, उनको भी कैलकुलेट करना है। ठीक, आई होप कि तुम लोग सिस्टम बंद करके खुद से सॉल्व किए होगे एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, रॉड है, और यहीं इस पॉइंट पे हिंज है। रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे बेटा। अब यहाँ पे हिंज है रॉड बेटा, तो इस पे दो रिएक्शन फोर्सेस काम किए होंगे, एक इस डायरेक्शन में जिसे Fx मान लेते हैं, और इस डायरेक्शन में Fy। ठीक है, अब ये टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, सपोज करो अगर T टेंशन इन द स्ट्रिंग है बेटा, तो यहाँ पे अगर ये एंगल क्या है 30 डिग्री, अगर इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं इस फोर्स को, तो कितना कितना आएगा इस डायरेक्शन में T साइन थीटा यानी T/2, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा T cos थीटा यानी T√3/2। ठीक है, और इस पूरे रॉड का मास जो बेटा इसके बीच में रहेगा mg, और ये कितनी दूरी पे होगा L/2 लेंथ। ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया बेटा। थोड़ा जगह की कमी थी, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इस पे लगने वाला नेट फोर्स, अगर यह y डायरेक्शन में बेटा बात करें, y डायरेक्शन में नेट फोर्स किसके कितने हैं, तो F, अगर चूंकि क्या पूरे बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो Fy 0 होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम में है तो कितने फोर्सेस हैं, एक है Fy रिएक्शन फोर्स, Fy ना लेके इसको ले लेते हैं बेटा, थोड़ा Ry ले लेते हैं।
और इसको आर एक्स। तो यहाँ पे क्या है, आर वाई एंड प्लस आर वाई प्लस टी बाई टू, आर वाई माइनस एम जी प्लस टी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एक इक्वेशन ये हो गया बेटा। दूसरा, अगर यक्स डायरेक्शन में फोर्सेस की बात करें बेटा, तो यक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है आर एक्स प्लस टी रूट थ्री बाई टू इक्वल टू 0। यहां से आर एक्स आ गया बेटा, कितना आ गया आर एक्स, कितना है, टी है नहीं, आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस टी रूट थ्री बाई टू। अब इसी पॉइंट, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इसी पॉइंट के अलोंग टॉर्क लिखते हैं बेटा। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, यहीं से दोनों फोर्सेस पास कर रहे हैं तो इनका टॉर्क 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एम जी इंटू एल बाई टू इसका टॉर्क, और प्लस टी बाई टू इंटू एल इक्वल टू 0। और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा बेटा, और क्या हो जाएगा, टी एल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम जी एल, एल से एल काट देंगे तो टी इक्वल टू किसके कितना आ गया बेटा, एम जी। जब टी इक्वल टू एम जी आ गया बेटा, तो आर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम जी रूट थ्री बाई टू। और ये इस डायरेक्शन में न लग के किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी जो आर एक्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी रूट थ्री बाई टू। यहां से आर वाई की वैल्यू कैलकुलेट करें बेटा, तो आर वाई किसके बराबर हो जाएगा, आर वाई माइनस एम जी प्लस एम जी बाई टू इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर वाई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एम जी बाई टू। ठीक है, देख पा रहे हो। तो एक क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक। चलो आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, खुद से सॉल्व करोगे। आगे के क्वेश्चन बेटा खुद से सॉल्व करोगे। कैसा क्वेश्चन है, एक रॉड है, ऐसे यहाँ पे सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है बेटा। कैसा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। और यहाँ पे एम है और ये यल लेंथ है बेटा। मास ऑफ द रॉड एम है और ऐसे टाई किया गया है। और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंगल दिया हुआ है बेटा 30 डिग्री। और ये यहाँ पे एक मास है, मास कितना ले लें, एम ही ले लेते हैं, एम ले लेते हैं मास, ए 2m ले लेते हैं। रॉड का मास 2m है और ये जो लोड है बेटा m है। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग and also find force applied by hinge support। चलो कैलकुलेट करो।
अब यहाँ पे रॉड था बेटा, यहाँ पे टेंशन टी है, इस डायरेक्शन में तोड़ लेंगे। यहाँ पे एम जी कितनी दूरी पे, ए एल बाई 4 ले लो बेटा। और ये मास ए 2 एम जी कितनी दूरी पे, एल बाई 2 पे। सेंटर ऑफ मास यही है। और यहाँ पे दो सपोर्ट द्वारा जो फोर्स लग रहा है, तो एक मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एफ एक्स आर एक्स, और इस डायरेक्शन में क्या मान लेते हैं, आर वाई। ठीक है बेटा, तो पहले एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को जीरो करेंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा, आर वाई माइनस एम जी माइनस 2 एम जी। अब एक टी तोड़े होंगे बेटा, तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 क्या हो जाएगा, टी बाई 2 न्यूटन। और ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जो टी का होगा, √3 टी बाई 2। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, आर वाई एम जी 2 एम जी, और एक किसके बराबर हो जाएगा, प्लस आर वाई डायरेक्शन में एक और फोर्स है बेटा, टी बाई 2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया बेटा, ये सिग्मा एफ वाई इक्वल टू क्या ले लिए, 0। सिमिलरली सिग्मा एफ एक्स को भी क्या कर लेंगे बेटा, 0 करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स आर एक्स, और एक ए वाला फोर्स कितना है, -√3 माइनस टी √3/2। यहां से आर एक्स निकल के आ जाएगा बेटा, आर एक्स कितना हो जाएगा, t√3/2। ठीक, अब चलो टाक लेते हैं। टाक इसी पॉइंट के एलॉन्ग लेंगे, क्योंकि यहां से दोनों रिएक्शन पास कर रहे हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 mg माइनस mg कितना हो जाएगा बेटा, mg 3l/4 चूंकि ये l/2 है बेटा, 2mg l/2 माइनस mg 3l/4, क्योंकि l/4 यहां से है, तो ये 3l/4। और किस यहाँ पे T2 है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस T/2 इंटू L, क्योंकि टार्क भी क्या हो जाएगा, टाउ जेड भी, जेड डायरेक्शन में जो टार्क है वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से इस चीज को हल करते हैं बेटा। T/2L इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यहां से 4 और 3 7 mg l/4, L से L कट जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा, T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 2, यानी 7/2 mg। टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आ गया बेटा, 7/2 mg। जैसे ही हमें टेंशन आ गया बेटा, टेंशन अगर हम फाइंड किए तो आर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू रख लेंगे बेटा 7/2
√3 और ये 2 क्या हो जाएगा 4 mg। सिमिलरली आर वाई कितना आ जाएगा, तो ये इक्वेशन दिया था ना बेटा, कितना दिया था, आर वाई माइनस mg माइनस 2mg और प्लस t/2 कितना हो जाएगा 7mg/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आर वाई किसके बराबर हो जाएगा, ये क्या हो गया 3mg माइनस 3mg माइनस 7mg/4, ये कितना हो गया 12mg माइनस 7mg डिवाइड बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा आर वाई किसके बराबर हो जाएगा बेटा 5mg/4। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक हिंट, अपना रॉड ऐसे ले लेते हैं बेटा, अपना रॉड ऐसे ले लेते हैं, ये इंक्लाइंट रॉड है बेटा, और यहाँ पे हिंज है, इंक्लाइंट रॉड हिंज है, और इस पॉइंट से ऐसे 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे रॉड ऐसे टाई किया गया है, रॉड को क्या किया गया है ऐसे टाई किया गया है, और ये स्ट्रिंग है बेटा, ये क्या है लाइट स्ट्रिंग है ना, ये क्या है स्ट्रिंग है। और हमें क्या करना है, ये लेंथ ले लेते हैं बेटा, लेंथ यल है रॉड का, और मास कितना है यम कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फोर्स अप्लाइड बाय हिंज सपोर्ट, फाइंड टेंशन इन string and force applied by hinge support। खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो बेटा। बिना किए सॉल्यूशन नहीं देखना है, तो हमारे बच्चे होशियार हैं, खुद से एक बार कर लिए फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक, तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, उस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रॉड कितना इंक्लाइंट है बेटा, रॉड 30 डिग्री इंक्लाइंट है, दिखे ना दिखे तुम्हें मान लेना चाहिए कि एंगल कितना है, यहाँ से एंगल ये कितना है 30 डिग्री है। और यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे लगेगा टेंशन T, और ये L/2 डिस्टेंस पे बेटा मास mg, और ये कितने डिस्टेंस पे लगेगा mg L/2 डिस्टेंस पे। अगर बेटा ये 30 है तो ए एंगल भी क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पे फोर्सेस को इसके परपेंडिकुलर और एलॉन्ग डायरेक्शन तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन टी, तो साइन 30 क्या हो जाएगा T/2, और इधर क्या हो जाएगा √3 T/2। mg नीचे है,
अगर ए 30 है बेटा, ए भी एंगल कितना हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा 30। अगर ये 30 हो गया बेटा तो ये क्या हो जाएगा एम जी कास थीटा, और इधर कितना हो जाएगा एम जी कास थीटा, क्या हो जाएगा कास थीटा एम जी √3/2, और इधर क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये फोर्स कितना हो जाएगा एम जी बाई 2। अब बात करें यहाँ रिएक्शन फोर्सेस की बेटा, तो यहाँ रिएक्शन फोर्स दोनों डायरेक्शन में लगेंगे रिएक्शन फोर्स। सपोज यहाँ पे एक R1 है और इस डायरेक्शन में R2। ये पूरा पूरा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इस रॉड का। अब यहाँ पे दोनों डायरेक्शन ले लेते हैं बेटा, एक एलॉन्ग द रॉड ले लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं इसके परपेंडिकुलर। एक एलॉन्ग द रॉड ले लेते हैं और एक इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे R1 और R2 को बेटा, R1 और R2 को ऐसे भी ले सकते हैं एलॉन्ग द रॉड और परपेंडिकुलर टू द रॉड। यहाँ पे क्या है, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, तो अब दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्सेस है बेटा, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिए दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर इस डायरेक्शन को क्या मान ले बेटा, इस डायरेक्शन को ऐसे मान ले, इस डायरेक्शन को x मान ले, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या मान ले बेटा, x1 ऐसे मान ले, इसको मान ले x मान ले, और इसको क्या मान ले y। तो Fx क्या लिखेंगे बेटा, Fx 0, यानी x डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को 0 करेंगे बेटा। तो यहाँ पे x इधर पॉजिटिव माइनस R1 नेगेटिव डायरेक्शन में, और कितना है माइनस mg/2 माइनस, या फिर प्लस ही सबको ले लेते हैं बेटा, प्लस √3t/2 इक्वल टू 0 बेटा। तो यहाँ से R1 ऐसे ही रख लेते हैं, R1 हमें पता चल गया बेटा, यहाँ पे एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब Fy अगर 0 कर लेते हैं, y डायरेक्शन में फोर्सेस को 0 कर लेते हैं, तो y डायरेक्शन कौन है R2 माइनस mg√3/2 प्लस T2, ये भी 0 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बेटा टॉर्क के बारे में। इसी एक्सिस के अलॉन्ग अगर टॉर्क लेंगे बेटा, तो टॉर्क के लिए टॉर्क कितना हो जाएगा, तो जो फोर्सेस इस यहीं से इस पॉइंट से पास कर रहे हैं उनके अलॉन्ग टॉर्क क्या हो जाएगा, उसका टॉर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L/2 मल्टीप्लाई बाई mg√3/2 माइनस ले लेते हैं, और एक फोर्स है तो प्लस T2L इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा T2 नहीं T/2। तो यहाँ पे T/2 L इक्वल टू क्या आ जाएगा √3mg/L/4। यहाँ से L से L काट लेंगे बेटा, और T इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2 mg। जैसे ही हमें T पता चल गया बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो हम R1 कैलकुलेट कर लेंगे। R1 किसके बराबर होगा बेटा, R1 हो जाएगा माइनस mg/2 और माइनस √3 मल्टीप्लाई बाई √3mg, T की वैल्यू रख दिए /2। ये हो गया T, और यहाँ पे एक 2 और है, तो कितना हो जाएगा बेटा
R1 इक्वल टू माइनस, सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 9/4, 9/4, तो ये क्या हो जाएगा 9/4, तो 4 क्या हो जाएगा 2mg/4 माइनस 9mg/4। R1 कितना हो गया बेटा, R1 हो गया -11mg/4। अगर कहीं न्यूमेरिकल मिस्टेक नहीं है तो आंसर सही है बेटा। तो यहाँ से R1 हो गया, तो R1 किस डायरेक्शन में लिए थे बेटा, नीचे की तरफ लेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में ना हो के R1 किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 11mg/4। ठीक है, अब देखो R2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, R2 माइनस mg√3/2 और माइनस यहाँ पे T2 न रख के T/2 रहा होगा, T/2, तो T/2 T कितना आया बेटा √3mg प्लस √3mg/4 इक्वल टू 0। तो R2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा √3mg/4, ए प्लस हो गया बेटा, ए वाला उस साइड गया तो माइनस हो गया, तो mg√3/2 करके 4 कर देते हैं बेटा, और ये क्या हो जाएगा -mg√3/4, और यहाँ से यहाँ घटा दिए तो R2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा √3mg/4। अब हमसे क्या पूछा बेटा √3mg/4, तो R2 कितना आ गया बेटा √3mg/4। अब हमसे पूछा है कि नेट फोर्स अप्लाइड बाय हिंज सपोर्ट, तो F नेट की वैल्यू, F नेट यानी नेट फोर्स टोटल बाय हिंज सपोर्ट अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो क्या कर लेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर का अंदर रूट ले लेंगे, यही हमारा नेट फोर्सेस है। तो R1 R2 हमें पता है, तो उसको दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके क्या कर लेंगे बेटा, उसका अंदर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसे दो वाल है बेटा, और ये दोनों वाल में से ए वाल जो है स्मूथ है, ए क्या है स्मूथ है, और ए क्या है रफ है। ठीक है, यहाँ पे एक रॉड है बेटा, यहाँ पे एक ऐसे रॉड है, और रॉड कितना है बेटा L इक्वल टू, रॉड ले लेते हैं 5 मीटर लंबा रॉड है, एंड मास कितना है, मास 20 kg, और ए एंगल बेटा ले लेते हैं 37 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है रॉड इन, क्वेश्चन है रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, ये रफ है बेटा, और रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड द नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय रफ
सरफेस ऑन द रॉड। एक क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है दो वाल है, दोनों 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, और एक रॉड है 5 मीटर का रॉड है बेटा, रिजिड रॉड है, जिसका मास 20 केजी है, ऐसे लाई किया है 37 डिग्री पे। कह रहा है कि तुम्हें बताना है बेटा नॉर्मल फोर्स, यानी यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसको बताना है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स R1 है उसको बताना है बेटा, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको बताना है, किसके द्वारा, सरफेस के द्वारा, हॉरिजॉन्टल सरफेस के द्वारा या रफ सरफेस के द्वारा, किस पे, रॉड पे। ठीक है, खुद से करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन लैडर वाले आते हैं बोर्ड में भी, उनको तुम लोग किए होगे, उसी का आइडिया लो और यहाँ पे जो पढ़ाया गया उसको ध्यान दो। ठीक है, तुम लोग अटेम्प्ट किए होगे। यहाँ पे बेटा ऐसे लैडर है, लैडर या यहाँ 37 डिग्री, रॉड को थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं ताकि समझ में आए कि ये रॉड है। चलो अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि रॉड चूंकि सरफेस पे रखा हुआ है तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा बेटा R1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस रॉड का mg, यहाँ पे रॉड का mg, और ये mg कितना है बेटा, mg 20 यानी 200 न्यूटन। जैसे 200 न्यूटन फोर्स लगा होगा तो यहाँ पे R1 रिएक्शन आया होगा फोर्स को संतुलित करने के लिए, लेकिन ये क्या कर, एक टॉर्क हो गया बेटा। जैसे ही टॉर्क आ गया तो टॉर्क आने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये ऐसे नीचे गिरना चाहेगा और ये स्लाइड करना चाहेगा बेटा, तो इसको स्लिप होने से बचाने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा बेटा, Fr ले लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर करने के लिए एक और आएगा रिएक्शन फोर्स इस पॉइंट पे R2। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेगा तो अब यहाँ पे ए इस तरह से हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे अगर ए 37 डिग्री है बेटा, ए कितना हो जाएगा, ए 37 है तो ए भी एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री होगा। फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से देखना बेटा, छोटा सा थोड़ा बन गया है। ठीक है, अब फोर्सेस को तोड़ लेते हैं बेटा। अगर ये एम, हाँ देख लेते हैं, अब ये R2 है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा cos 37, यानी पॉइंट इस डायरेक्शन में R2 का क्या हो जाएगा 0.8 R2, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0.6 R2। mg इस डायरेक्शन में बेटा, अगर ये 37 है तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा 37, तो cos 37 तो क्या हो जाएगा 200 mg हो गया, और cos 37 यानी पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 0.8 यानी 160 न्यूटन, और इधर इस डायरेक्शन में साइन यानी 0.6 मल्टीप्लाई बाई 200 यानी 120 न्यूटन। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के इक्वेशन लिखते हैं, तो Fx सिग्मा Fx लिखते हैं बेटा। सिग्मा Fx को 0 यानी x डायरेक्शन में यहीं पे ले लेते हैं, इसको x डायरेक्शन ले लेंगे, इसको y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करें बेटा। x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, Fr फ्रिक्शन फोर्स, और कौन सा फोर्स है बेटा R2।
R1 इस डायरेक्शन में है और इसके यानी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो R2 माइनस एफ आर इक्वल टू 0, यानी R2 किसके बराबर होगा बेटा, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसी के बराबर क्या है, R2। इतनी बातें आ गई। अब यहाँ पे हम लोग R2 कैलकुलेट कर लिए। अब सिग्मा एफ है वाई देखेंगे बेटा, वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस, तो वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है, R1 माइनस माइनस 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। तो यानी R1 की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 200 न्यूटन। ये तो R1 हमें पता ही चल गया 200 न्यूटन। अब टार्क लिखते हैं बेटा, टार्क का इक्वेशन। अब टार्क का इक्वेशन इसी पॉइंट के अलांग लिखेंगे ताकि यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स एक गायब हो जाएगा, नॉर्मल भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, टार्क अबाउट ए पॉइंट ले लेते हैं, तो टाउ ए लिखते हैं बेटा इसी पॉइंट पे। तो ये कितना फोर्स लग रहा है बेटा, 160 न्यूटन, 160। और इसको किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज 160। ये पूरा लेंथ कितना था बेटा, 5 मीटर, लैडर का लेंथ 5 मीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 2.5 इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, और माइनस 0.6 R2 इंटू 5, और कोई फोर्सेस नहीं है तो ये 0 हो गया बेटा। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, R2 6 5 30, 3R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, या 5R2 इक्वल टू, या R2 इक्वल टू 160 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 0.6 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 2 हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 0.6, यानी R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे R2 हमें पता चल गया बेटा, R2 हमें पता चल गया। तो R2 जैसे ही पता चला तो यही क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। R2 और फ्रिक्शन फोर्स नहीं, हाँ R2 पता चल गया बेटा, और R2 हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। और फिर एफ आर कितना है, 400 बाई 3 न्यूटन। अब नेट फोर्स, अगर यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट किया जाए, यानी नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, R1 कितना हो गया बेटा, 200 न्यूटन हो गया, और फ्रिक्शन कितना आ गया बेटा, 400 बाई 3 न्यूटन। अगर नेट कैलकुलेट करना होगा कि जो नेट रफ सरफेस द्वारा जो रॉड पे फोर्स नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करना होगा बेटा, नेट बाई एफ नेट बाई रफ सरफेस किसके बराबर हो जाएगा बेटा, R1 स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा। चलो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे ही है, और एक रॉड ले लेते हैं, और रॉड का लेंथ L ले लेते हैं बेटा, मास M ले लेते हैं। ठीक है, रॉड का लेंथ L है और मास M है, और ये सरफेस क्या ले लेते हैं, स्मूथ, और ये क्या ले लेते हैं, रफ। ठीक है, अब कह रहा है कि और ये एंगल कितना ले लेते हैं, यहाँ पे एक रफ सरफेस और इसका म्यू ले लेते हैं बेटा, इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले लेते हैं,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द मिनिमम म्यू, फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ हमें फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लीपिंग ऑफ लैडर। ये जो सीढ़ी है बेटा, इसी क्या मान लिए कि ये सीढ़ी है जो यल लेंथ का है और मास m है, ये इसी पोजीशन पे लाई करे और ये एंगल क्या है थीटा। तो कह रहा है फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो डैट कि जो लैडर है वो स्लीप ना करे, यानी ये लिख सकते हैं रिमेन इन इक्विलिब्रियम। चलो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो बेटा। ऐसे लोग इसका खुद आंसर जो है याद रखते हैं, लेकिन तुम लोग सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ही सोल्यूशन देखना है ना, सोल्यूशन नहीं देखना है बेटा। अगर बिना सॉल्व किए सोल्यूशन देखते हो तो कुछ नहीं सीखते हो। यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे एम जी, ये पूरा लेंथ एल है, और यहाँ पे एक रिएक्शन R1 आएगा, यहाँ पे फोर्स फ्रिक्शन म्यू R1, यहाँ पे एक रिएक्शन R2 और ये थीटा है। चलो फाइंड करो। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया बेटा। तो यहाँ पे देखोगे अगर ये थीटा है बेटा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एम जी कास थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ये थीटा है तो ये भी एक क्या हो जाएगा थीटा ए होगा, तो ये क्या हो जाएगा R2 साइन थीटा, और इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा R2 कास थीटा। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा फिगर छोटा बन गया, एडजस्ट कर लेना, R2 कास थीटा का डायरेक्शन। तो यहाँ पे टॉर्क बेटा जीरो देखेंगे। अब टॉर्क जीरो देखने के लिए क्या देखेंगे हम लोग, अब टाउ इक्वल टू जीरो देखने के लिए बेटा क्या टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो टॉर्क एम जी कॉस थीटा, और कितनी दूरी पे है इंटू L/2, ठीक, और माइनस R2 साइन थीटा
R2 साइन थीटा कितना दूरी पे है, L। यानी इस ए एक परपेंडिकुलर फोर्स ए है बेटा, एक ए है, दोनों परपेंडिकुलर फोर्स है, बाकी या तो एलान द रॉड है या फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, R2 साइन थीटा L इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा L/2। यहाँ से L काट देंगे बेटा। यहाँ R2 इक्वल टू क्या हो गया, R2 इक्वल टू हो गया mg2 cos थीटा बाई साइन थीटा, क्या हो जाएगा, cot थीटा। ठीक है, और यहाँ पे R2 की वैल्यू हमें पता चल गई बेटा, R1 की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, R2 इक्वल टू म्यू R1 यानी mg/2 cot थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, म्यू R1। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन R1 कितना है, mg, यही है, mg से mg कट जाएगा बेटा, और म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा/2। यही हमें फाइंड करना था, म्यू की वैल्यू क्या करना था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही फाइंड करना था बेटा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, cot थीटा/2। इसको बहुत लोग याद करके रखते हैं। ठीक है, चलो कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहाँ पे लेते हैं एक वेरिएशन करते हैं, एक ऐसे डोर है, दरवाजा है, ठीक, रोज खोलते बंद करते होगे दरवाजा। तो यहाँ पे क्या होगा, दरवाजा है, यहाँ पे दो हिंज पॉइंट है, दो हिंज सपोर्ट है बेटा दरवाजे का, और ये हिंज सपोर्ट के बीच की दूरी कितनी है, 0.5 मीटर। इनके हिंज के बीच की दूरी कितनी है, थोड़ा सा गलत बन गया बेटा, यहाँ पे दरवाजा है और दो हिंज सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब सही लग रहा, ये क्या 1 मीटर और ये 3 मीटर है बेटा, और ये हिंज पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है कितना है, 0.5 मीटर। मास ऑफ द डोर, ये दोनों हिंज है बेटा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हिंज पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या, 0.5 मीटर। और यहाँ पे ये डोर है, इसका मास ऑफ द डोर कितना, इसका मास दिया हुआ है बेटा, मास 20 kg। डोर का मास ऐसे ही होता है 20, या थोड़ा और ले लेते हैं 40 kg। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन लिखेंगे, वर्टिकल रिएक्शन फोर्स ऑफ ईच सपोर्ट इज इक्वल force, vertical reaction force of each support is equal and the door is in equilibrium। डोर क्या बेटा, इक्विलिब्रियम में है। देन फाइंड फोर्स अप्लाइड बाई हिंज सपोर्ट।
यहाँ पे एक डोर है बेटा, और ये डोर यहाँ पे 2 पॉइंट पे हिंज है, जिनके जिनके द्वारा वर्टिकल फोर्सेस जो लग रहे हैं, वर्टिकल रिएक्शन दोनों में क्या है, सेम है। और इस और फाइंड करना, अगर ये डोर इक्विलिब्रियम में है तो फाइंड करना है बेटा कि हिंज सपोर्ट द्वारा कितना फोर्सेस लग रहा है। चलो खुद से अटेम्प्ट करो, तभी सॉल्यूशन देखना, तभी आनंद आएगा। ये डोर था बेटा, यहाँ पे 2 हिंज, ये 1 मीटर, यहाँ पे बीच में ही क्या होगा, इस बॉडी का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। और यहाँ पे कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा बेटा, 400 न्यूटन। ठीक है, और ये दूरी कितनी होगी, 0.5 मीटर, और ये भी दूरी कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर। अब यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस यानी इसका आर वाई और इसका भी आर वाई, दोनों क्या है, आर आर मान लेते हैं, वर्टिकल फोर्सेस है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल आएगा, इसको मान लेते हैं आर, और यहाँ पे भी एक। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा डायरेक्शन वायरेक्शन पता करें। अब ये क्या करेगा बेटा, अब यहाँ पे फोर्सेस है बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि 2R इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, 400 न्यूटन, यानी R इक्वल टू कितना है, 200 न्यूटन। यानी ईच सपोर्ट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये दरवाजा ऐसे रोटेट करेगा बेटा, ऐसे रोटेट करेगा, यानी यहाँ पे इस हिंज सपोर्ट पे क्या करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ, तो हिंज सपोर्ट भी क्या लगाएगा, एक R1 मान लेते हैं, R1 रिएक्शन फोर्स लगाया। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया बेटा, तो इसको काउंटर करने के लिए ये भी क्या करेगा, इसे खींच, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स ऐसे तो कवर जाएगा, तो यहाँ पे कल क्या लग जाएगा, R2 लग जाएगा। अगर ये मान लो सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है बेटा। ठीक है, तो अब हमें R1 और R2 की वैल्यू को काउंट करना है। ठीक, तो R तो पता चल गया कितना है, और ये भी पता चल गया बेटा कि R1 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर है। जो ये रिएक्शन फोर्सेस है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर अपोजिट एंड इक्वल। ठीक है, तभी हमारा नेट फोर्स 0 होगा, या फिर इसको अभी नहीं लिखते हैं। चलो टॉर्क देखते हैं बेटा, टॉर्क किसके अराउंड कैलकुलेट करेंगे, इसी पॉइंट के अलांग टॉर्क, मान लो पॉइंट 1 टाउ A1 कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, पॉइंट ए के अलांग पूरे बॉडी का टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क कैलकुलेट करें तो, चलो यहाँ इसी पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो टॉर्क, अब यहाँ पे इस फोर्स का ए डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्लॉकवाइज, तो -400 इंटू -400 इंटू कितना आ जाएगा बेटा, 400.5, ये डिस्टेंस 0.5 है, और इस फोर्स का एक क्लॉकवाइज प्लस R2 इंटू 0.5 इक्वल टू 0, और कोई फोर्सेस तो है नहीं, बाकी सारे फोर्सेस इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0.5 यानी 200.5, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 400 न्यूटन, 0.5 से 0.5 कट जाएगा, R2 भी क्या हो जाएगा, 400। R2 कितना आ गया बेटा, 400, यानी इधर इस डायरेक्शन में कितना न्यूटन फोर्स लगेगा बेटा, 400, और R1 किसके बराबर होगा,
R1 बराबर होगा R2 के बराबर होगा, क्योंकि जितना फोर्स से बाहर इधर ढकेलेगा उधर इतना ही फोर्स से क्या करेगा अंदर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे R1 बेटा हमें पता चल गया, R1 भी कितना हो जाएगा 400 न्यूटन, यानी ये क्या हो गया 400 न्यूटन और ये क्या हो गया 200 न्यूटन हो गया। तो इस हिंज द्वारा जो फोर्स लगेगा बेटा, हिंज सपोर्ट द्वारा जो फोर्स लग रहा है, ईच ईच हिंज द्वारा जो फोर्स लगेगा बेटा एफ नेट, वो किसके बराबर लगेगा बेटा आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर पहले का, और एक किसके बराबर हो जाएगा बेटा 200 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर अंदर रूट। ठीक है, यही क्या हो जाएगा बेटा एफ नेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा एक स्फेयर है, स्फेयर ऐसे ले लिए, और यहाँ से एक वाल है बेटा, एक वाल है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ऐसे तो ये एक स्फेयर है बेटा, और इसका रेडियस क्या है, स्फेयर का रेडियस r है, और यहां से एक स्ट्रिंग है, ये क्या है स्ट्रिंग है, और ये क्या है बेटा स्फेयर है, स्फेयर ऑफ मास, स्फेयर का मास कितना है बेटा m है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे इसको इस धागे से ऐसे टाई किया गया है बेटा, धागे से ऐसे इसको बांधा गया है। ठीक है, धागे से बांधा गया है, और इस धागे और ये स्फेयर क्या है इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन क्या है बेटा स्फेयर इज इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ये स्फेयर क्या है बेटा इक्विलिब्रियम में है, और इस उसी समय क्या फाइंड करना है हमें, टेंशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना, एक ही बात हम रोज कितनी बार रिपीट करते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ स्फेयर है, ये हॉरिजॉन्टल वाल है, और वाल ऐसे फाइंड कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक, ऐसे डिलीट कर लेते। अब यहाँ पे बेटा ये जो मास स्फेयर है कितने मास का है बेटा m मास का स्फेयर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा mg नीचे की तरफ लगेगा, और ये टेंशन T है बेटा, और ये एंगल कितना है थीटा। ठीक है, एंगल थीटा है बेटा, और ये r है, r हमेशा क्या होगा इस पे परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे इसको तोड़ते हैं टेंशन को इसके, यहाँ पे ध्यान दो बेटा अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा अल्टरनेटिव एंगल से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, अगर टी को तोड़ेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा टी कास थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा टी साइन थीटा। अब इस पे इधर स्फेयर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बेटा टी कास थीटा और टी साइन थीटा, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा बेटा, और ये रिएक्शन कितना होगा, इसी फोर्स को काउंटर करने के लिए मान लेते हैं आर रिएक्शन हो गया, तो आर किसके बराबर होगा बेटा टी एम साइन थीटा, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा।
ये रफ सरफेस है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा, ठीक है, तभी ये रुकेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ से स्लिप कर जाएगा। ठीक, ये पूरा बॉडी अब ये सारे अब देखते हैं बेटा फोर्स को, जैसे एफ एक्स यक्स डायरेक्शन में अगर फोर्स को जीरो करते हैं बेटा तो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसी को यक्स मान लेते हैं और इसको वाई, तो एफ एक्स जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यक्स डायरेक्शन में क्या आ गया, आर आर और माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो आर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, टी साइन थीटा के बराबर, एक वैल्यू निकल के आ गई। अब यह सिग्मा एफ वाई को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को जीरो करेंगे बेटा, तो टी कास थीटा, टी कास थीटा और क्या होगा बेटा, टी कास थीटा और माइनस एम जी और कोई फोर्सेस है इक्वल टू जीरो, यानी t इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एम जी कास थीटा। अब क्या लेते हैं बेटा, टॉर्क लेते हैं। सपोज करो टॉर्क इसके अलावा क्या कर ले, जीरो कर दें, सेंटर पॉइंट पे टॉर्क ले ले बेटा, तो टॉर्क अगर इसी को O मान ले बेटा तो O पे क्या हो जाएगा, जीरो, तो टॉर्क को जीरो करेंगे तो क्या कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं बेटा, टॉर्क को जीरो कर रहे हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है और दूसरा ये दोनों फोर्सेस कुछ, हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, टॉर्क को जीरो कर लिए बेटा, तो एक तो इस डायरेक्शन में आ रहा क्लॉकवाइज में और एक दूसरा फोर्स क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन है, टी इंटू आर, टी इंटू आर, इस टेंशन का फोर्स, ये तो इसी को रिजॉल्व किया गया, और फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कितना है, एफ माइनस एफ एफ आर इंटू आर इक्वल टू जीरो, आर से आर कट जाएगा, टी किसके बराबर है बेटा, टी बराबर है फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर है बेटा, टी के बराबर है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है। ये एफ वाई को जीरो का, यहाँ पे देखोगे बेटा वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को जीरो किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आर प्लस टी कास थीटा और किसके बराबर हो जाएगा, एम जी इक्वल टू जीरो। अब टॉर्क लेंगे बेटा, टॉर्क अबाउट ओ, पॉइंट सेंटर के अलांग अगर टॉर्क ले लिए बेटा सारे फोर्सेस का तो क्या हो गया, टी टी यही नेट फोर्स टी है बेटा, आर दूरी पे है तो टी आर माइनस एफ आर फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर, तो यहां से क्या आ गया बेटा, आर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आर कट गया तो टी इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, एफ आर के बराबर हो गया। जो फ्रिक्शन फोर्स है बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग के बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एफ आर का, इसी को क्या कर दें, टी प्लस टी कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम जी, इसी टी इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दिए तो इतना आ गया बेटा, और यहाँ से टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी वन प्लस कास थीटा। यहाँ पे टेंशन आ गया स्ट्रिंग में, ठीक है बेटा, यही टेंशन है स्ट्रिंग में,
टी इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, एम जी cos थीटा प्लस 1। ठीक, लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक बुक है बेटा, एक बुक है ऐसे, इसको होल्ड किया गया। कैसे होल्ड किया गया, ऐसे हाथ में होल्ड किया गया है, और ए बी इसको मान लेते हैं। तो होल्ड करने के लिए एक तो फोर्स लगा होगा वर्टिकल और एक टार्क लगा होगा। तो ये टार्क और फोर्स दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर ए बी क्या है, कीप द लाइन ए बी हॉरिजॉन्टल, कीप द लाइन हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है बेटा, एफ और टॉर्क, टॉर्क ए। चलो क्वेश्चन देख लिए, अच्छे से समझ लिए। अब सपोज करो ए लेंथ अगर यहाँ पे ए बी को क्या मान लें, कुछ बी मान लें, इसको लेंथ, इसका मास इसके बीच में लगेगा एम जी। तो यहाँ पे बेटा बुक था ऐसे, इसका मास एम जी नीचे की तरफ, और ए और बी, अगर इसका लेंथ बी है बेटा, तो ऐसे टार्क लग रहा था टाउ, और यफ, यफ तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यफ हो जाएगा एम जी के बराबर। और टार्क की बात करें तो टार्क कितना हो जाएगा बेटा, तो एम जी बी बाई 2, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहीं से पास करेगा बेटा, तो ये लेंथ b/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क ए इक्वल टू, अगर 0 लेते हैं तो b/2 माइनस b/2 प्लस टाउ इक्वल टू 0 बेटा, तो टाउ किसके बराबर हो जाएगा, एम जी b/2। तो आज के सिर्फ इतना ही बेटा, आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ सीखा जाएगा। थैंक यू।